चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 21 है। मेरे को लगता है बहुत लोग को पिछले लेक्चर में मज़ा नहीं आया। AC वाला जो लेक्चर था, देखिए AC वाला लेक्चर वैसे बनाना मजबूरी था, है ना, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है AC। अगर मैं उसमें अच्छे से घुस जाता 12th के हिसाब से लगभग पूरा, तो काफ़ी लंबा हो जाता है ना, उसका फिर 4-5 लेक्चर होता। इसीलिए मैंने उसको कम करने की कोशिश किया। और कुछ लोग पूछ रहे थे करंट के डायरेक्शन के बारे में कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा AC जनरेटर में, कैसे बदलता है। तो मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं यूज़ करके मैंने आपको बस EMF से बता दिया था। लेक्चर नंबर 19 में जो मैंने पढ़ाया था कि EMF कब पॉजिटिव हो रहा है, EMF कब नेगेटिव हो रहा है, कब ज़ीरो हो रहा है, फिर ज़ीरो होता है, पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग करंट भी सिंपल आप लोग समझ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करंट भी ज़ीरो होता है या पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। ठीक है, करंट वैसे ही AC करंट चेंज होता है। अब जैसे ये कॉइल है हमारा, कुछ भी आप नाम रख दीजिए, यहाँ से ऐसा टाइप से जुड़ा हुआ है। वो कंस्ट्रक्शन सब 10th का वो पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ ले लीजिए PQRS। तो अब अगर इसको हम ऐसे रखते हैं, ठीक, अब इसको नीचे जाना, इसमें मैं करंट का डायरेक्शन बस बता रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। अब अगर इसको नीचे जाना, हम लोग इस लेक्चर में MCQ करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बस बता देता हूँ। जैसे इसको नीचे जाना है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था। अब मान लीजिए जिधर मैं खड़ा हूँ इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो फील्ड का डायरेक्शन, इस उंगली को कहाँ रखते हैं, फील्ड के डायरेक्शन में। ये मिडिल फिंगर आपका करंट बताएगा और ये मोशन किधर फोर्स लगा। तो देखिए अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ऐसा रखूं और ये अब किधर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो फील्ड के डायरेक्शन में और अंगूठा फोर्स के डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर किधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, मतलब इसमें करंट कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। बात समझ आ रही है, करंट ऐसा जाएगा। वैसे ही यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कर लिया आपने, करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे फील्ड का डायरेक्शन यही है, इसमें फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा, तो ये हो गया करंट। ठीक है, अब अगर मैं इसी को उलट के जस्ट यहाँ ला दूँ, यही है PQ, ये PQ यहाँ था ना PQ, अब ये यहाँ है। अभी यहाँ इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आपकी तरफ। ये देखिए फील्ड के डायरेक्शन में उंगली को रखा, अंगूठे को फोर्स के डायरेक्शन में, ये नीचे जाना है फोर्स के डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर करंट दिखा रहा है। अब देखिए, अब इसी को मैं रोटेट करके नीचे ला दूं, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन अभी भी यही है और अंगूठा ऊपर, क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। बात समझ आ रही है। तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। वो यही आर्म जो ऊपर था, इसमें पहले करंट बाहर की तरफ था, अब इसी में करंट अंदर की तरफ बता रहा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप लोग इसको समझ सकते हैं इजीली, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। चलिए अब MCQ स्टार्ट करते हैं। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश मतलब मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज क्या उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन C, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों लाएगा। देखिए मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाता है, लेकिन जो चार्ज है उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा ना। तो यहाँ क्या लिखा है, केवल विद्युत क्षेत्र, ये नहीं होगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। तो क्या लिखा मैंने, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये है कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा एक मूविंग चार्ज। फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज है मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, गतिमान आवेश से, हाँ किया जा सकता है। बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, हाँ ये भी सही है। तो ये भी आ रहा है, गति मूविंग चार्ज से भी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, देखिए चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मूविंग चार्ज से भी होता है, गतिमान आवेश मूविंग चार्ज, और बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, C होगा। A तथा B दोनों के कारण बनता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण बनता है, मूविंग चार्ज के कारण भी और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी।
सेकंड भी हो गया, सेकंड भी मिटा लिए, सेकंड भी हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होता है अब आपको देखना है। तो देखिए फ्लक्स फाई बराबर मैंने पढ़ाया है, क्या होता है, बी ए होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, बी की यूनिट टेस्ला, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। टेस्ला मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया बी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसको भी मिटाल दीजिए। अब आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, बायो-सेवर्ट नियम का वेक्टर स्वरूप है। तो ये तो सबको पता होगा वेक्टर स्वरूप क्या होता है, कराया है ये, है ना। dB बराबर क्या आता था, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर का ऊपर नीचे इंटू कर देते थे वेक्टर फॉर्म में, ये तो याद रहना ही चाहिए, है ना। तो इसको आर क्रॉस डी एल, नहीं एक मिनट, ये गलत हो गया, आर क्रॉस डी एल नहीं होगा, डी एल क्रॉस आर। आर का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, आर का अगर ऊपर नीचे इंटू किया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब डी एल आर साइन थीटा को क्या लिखेंगे, डी एल क्रॉस आर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, बी आंसर हो गया इसका। इसको भी मिटाल दिया जाए, आइडियल। अच्छा रुक जाइए, अब इसको मिटाल देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, फिफ्थ, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश। धारावाही अल्पांश क्या होता है, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है, के कारण किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, धारा अल्पांश मतलब करंट एलिमेंट से, मतलब कुछ करंट एलिमेंट है आपका, ये करंट एलिमेंट है, ऐसा लेते थे, डीएल इसका लंबाई, तो क्या ले लेते करंट एलिमेंट, आई डी एल। तो इससे मान लीजिए ये कुछ आर दूरी पर है, यहाँ पे फील्ड बताना है इस पॉइंट पे। तो क्या होता है, डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो वही पूछ रहा है कि उस बिंदु से इस डीएल का जो दूरी है, करंट एलिमेंट का जो दूरी है, आई डी एल का जो दूरी है, उस पे किस प्रकार से निर्भर करता है। तो देखिए डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये भी। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही। तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला तो होता है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, अभी आपने देखा। अच्छा, न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए डीबी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं डायरेक्ट बताने के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये भी होता है, क्यों नहीं होता वो देखिए कैसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। ठीक, ये सब ऐसे रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है नहीं पता है, तो पहले आप देखिए हम लोग m लिखते थे, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, 2L इंटू QM। अच्छा, m की एक और वैल्यू आती थी NIA। n क्या था, नंबर ऑफ टर्न, I क्या था, करंट, और A क्या था, एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई,
इसकी यूनिट हो गई करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर एम का। तो अगर इसके जगह पे मैं एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख दूं और इसके जगह पे मैं मीटर लिख दूं तो ये क्यू एम का पता चल जाएगा। एम से ये एक एम खत्म, तो क्यू एम की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर हो गई। तो अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन क्यू एम की यूनिट एम्पियर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी है। कौन नहीं है, तो जो बच गया वो नहीं है, तो आंसर ये होगा, ये नहीं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, विमा अब क्या होगा, विमा देखिए, तो इसके लिए आपको ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का विमा, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, विमा न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। अब देखिए न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन क्या है, फोर्स है। अब किसी को नहीं याद है न्यूटन का क्या होता है, तो वो क्या करेगा, तो लिखेगा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका होता है न्यूटन, मास का केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, मीटर मीटर खत्म। अब इसका डायमेंशन अगर आप बताइए तो क्या होगा, केजी का लिखा आपने एम और ए को नीचे रहने दीजिए, अभी ए को नीचे रहने दीजिए। एस का क्या होता है, टाइम, टाइम का -2। तो ये क्या हो गया, ए ऊपर या तो ए -1 m1 t-2, एल नहीं है तो एल पे दे दीजिए आप 0। तो आप देख लीजिए क्या यूनिट आ रही है, a-1 m l0 t-2। ठीक है, समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2, या इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू मैंने आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाया था, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं पे भी मीटर पर सेकेंड नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करेंगे, इंटू 100। तो मीटर क्या बन गया, सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ 8 और 2 10, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब आगे देखिए 9th क्वेश्चन। अच्छा 9th बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। नीचे कुछ जगह चाहिए मेरे को, वो जगह मिल जाए पहले। बोलता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, माने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बल रेखाओं के समानांतर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे ही है, ऐसे है अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश, जिसका चार्ज ई है और उसका वेग क्या है, वी है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि यहाँ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, ऐसा है, और इधर ही इसी के पैरेलल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस पे चार्ज ई है और उसका वेलोसिटी वी है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, QVB sin थीटा लगता है। ठीक है, अब यहाँ Q की जगह पे क्या है, E है, और sin थीटा क्या है, तो देखिए फील्ड भी ऐसे और V भी ऐसे, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल है इलेक्ट्रॉन, समानांतर है इलेक्ट्रॉन, मतलब पैरेलल है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना, जो उसका मूवमेंट है, वो फील्ड के पैरेलल है, मतलब यहाँ थीटा बराबर क्या है, 0 है। समानांतर है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या है
थीटा 0 है। क्वेश्चन पढ़ो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बल रेखाओं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के समानांतर मतलब पैरेलल एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश चार्ज ई है, वेग मतलब वेलोसिटी वी है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है? 0 है। बात समझ आ रही? थीटा 0 कैसे? क्योंकि फील्ड लाइन के पैरेलल ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब फील्ड लाइन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो यहाँ अगर साइन 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 14 का आंसर 0, इसको मिटा लो। 14th क्वेश्चन 0। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे ही कुछ, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बिना किसी इसके बन जाएगा। क्यू आवेश तथा द्रव्यमान m का एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E में गतिशील है, इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए F बराबर फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? F बाई m। अच्छा, अब यहाँ फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? Q इंटू E अपॉन मास m। अब यहाँ Q क्या है? चार्ज E है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो आंसर ये हो जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। 13 क्वेश्चन भी हो गया। आप लोग आराम से रोक के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक लंबे सीधे तार में, तार का लंबाई नहीं बताया तो हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग ले लेंगे। तो आप लोग वो वाला केस याद कीजिए, क्या होता था फील्ड जब सीधा लंबा वायर रहता था, उस केस में फील्ड क्या होता था? B बराबर म्यू नॉट I बाई 4 पाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये होता था, ये याद रहना चाहिए। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो बीच में कहीं रखे हैं, तो ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, दोनों 90, साइन 90 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A इंटू 2 से ये 2 कैंसल, तो B बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट I बाई 2 पाई A क्या है? दूरी है। ठीक है, 10th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ करंट दे रखा है I बराबर 12 एम्पियर, एक लंबे सीधे तार से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर से 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, माने करंट फ्लो हो रही तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दूरी A दे दिया है, A बराबर 48 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 48 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब इसको इधर लिख रहा हूँ, B बराबर म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है? 12 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू ए कितना है? 48 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई गया, ठीक, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से ये आया 24। ठीक, फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब इसको आप ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻7 ऊपर है और -2 नीचे है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5। ठीक है, और ये क्या हो गया? 1/2, नीचे 2 बचा, 1/2। अब 1/2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴
-5, ठीक है, इजिकल्स टू, अब इसको क्या लिखेंगे, अगर पॉइंट इधर खिसका दें 5 लिख दें इसको, तो इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6, ये आंसर सी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये देखिए ये किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम लोग क्या क्या जानते हैं, टेस्ला जानते हैं, टेस्ला बताया, फिर बताया वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, फिर ये भी बताया था जस्ट पिछले जो हम लोग क्वेश्चन किए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर कैसे आपको निकाल के बताया था, याद आ रहा है? क्या किया था मैंने न्यूटन पर एम्पियर मीटर के लिए? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बटा चार्ज। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूनिट के लिए बस ये काम कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बटा, अब चार्ज की जगह पे इसमें पोल स्ट्रेंथ रखाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट, फोर्स तो फोर्स है न्यूटन, और ये पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो इससे आता था ये वाला। बात समझ आई? ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 10th को मिटाल दिया जाए। अब देखिए एक लंबे सीधे तार में बहने वाली वैद्युत धारा मतलब I दे दिया है, I = 1 एम्पियर दे दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दे दिया है 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है तार से दूरी बताना है आपको, जब करंट इतना है और फील्ड इतना है तो वो कितने दूरी पर होगा। तो फिर यही सीधा तार है, सीधा तार का फॉर्मूला लगाइए, B बराबर μ0 I/2πa। ए आपको निकालना है, ए को इधर लाइए, A = μ0 I/2πb। आ रहा है, ये दिख रहा है? दूसरा मार्कर यूज कर लिया जाए। देखिए अब μ0 की वैल्यू वहाँ निकाला था मैंने 4π × 10⁻⁻7, करंट दिया है 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2π × b कितना 10⁻⁻5, पाई से पाई कैंसल, 2 × 2 = 4, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसके कैंसिल कराइएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। मतलब अब मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो देखिए ये क्या हो गया 2/100 मीटर। अब 2/100 मीटर क्या होता है 2 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही? तो आंसर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? सही है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा ये कहानी। अब इसको भी मिटाल दिया जाए, इसको भी मिटाल दिया जाए। अब ये वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा डायग्राम दिया है, 2 वायर है, पहला वायर दूसरा वायर, दोनों लंबा वायर है। बोल रहा है दोनों के पहले तार से दूरी जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, कितना दूरी है x दूरी पर, तो जो बच गया वो क्या होगा 1 - x। भाई टोटल दूरी कितना है 1 है, हम लोग इसको मान लिए x, तो ये क्या हो गया 1 - x। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसका मतलब क्या है B1 = B2 हो जाए। पहले मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है इक्वल है, इक्वल अपोजिट। बात समझ आ रही है? मतलब एक के कारण ऐसा, दूसरे के एक के कारण यहाँ पे अंदर जाता हुआ तो दूसरे के कारण बाहर आता हुआ, दोनों इक्वल अपोजिट रहना चाहिए, इक्वल अपोजिट रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे कहीं पे मतलब देखिए इस वायर का क्या है, इस वायर के कारण अंदर की तरफ जाता हुआ और इस वायर के कारण बाहर की तरफ निकलता हुआ, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो 0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं x दूरी पर 0 है।
अब B का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई ए ये होता है। तो B1 क्या होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई A1, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई A2। म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई कैंसल, क्या आ गया, I1 बाई A1, I2 बाई A2। ये सब कॉमन सेंस लगा के आप लोग को बनाना है। I1 क्या है, पहले तार का करंट, तो पहले तार का करंट कितना है, 1 एम्पियर। अब पहले तार से दूरी कितना है उस पॉइंट का, हम लोग मान लिए हैं x, ठीक है। अब इधर आइए, दूसरे तार में करंट कितना है, 4 एम्पियर बटा, ये डायग्राम दिया है ना, डायग्राम दे के ऐसा आप लोगों को समझना है। दूसरे तार से दूरी 1 माइनस एक्स, ठीक है, बात समझ आ रही है, 1 माइनस एक्स। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4 बाई 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर 4x, इस x को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5x, तो 1 इज इक्वल्स टू 5x, तो x इज इक्वल्स टू 1 बाई 5 क्या मीटर, 1 बाई 5 मीटर। अब आप इसको कैंसिल कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर, इसको कैंसिल कराएंगे तो 0.2 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया B, 0.2 मीटर। बात समझ आई, ये क्या दिया है क्वेश्चन, फिर से आपको समझा दूं, क्या दे सकता है ऐसा क्वेश्चन कि एक वायर में मान लीजिए कितना करें, एक 2 सीधा वायर है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, दोनों का कुछ दूरी दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया दोनों के बीच में 1 मीटर का दूरी है, बोल दिया कि इसमें जा रहा है 1 एम्पियर का करंट, डाटा बदल सकता है, इसमें जा रहा है 4 एम्पियर का करंट। पूछेगा कि बीच में कहाँ पे फील्ड जीरो होगा, तो कहीं फील्ड जीरो होगा कि नहीं ये सोचना है आपको। तो फील्ड जीरो होगा, क्यों, देखिए इसके कारण इन दोनों के बीच में फील्ड क्या होगा, ऐसा अंगूठा रखिए, घुमाइए, अंदर की तरफ जाता हुआ, इसके कारण, फर्स्ट के कारण अंदर की तरफ जाता हुआ, और सेकंड के कारण ये ऐसा, इनके बीच में सेकंड के कारण बाहर की तरफ आता हुआ। तो इक्वल और अपोजिट है फील्ड, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो जीरो होगा। तो हम लोग वो पॉइंट क्या कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे है जो कि x दूरी पर है पहले वाले से, तो यहाँ से इसका दूरी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। बात समझ आ रही है, यहाँ से दूरी 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 1 था। अब सॉल्व कर लीजिए ये लगा के, इस पॉइंट पे फील्ड कैसे जीरो होगा, जब दोनों फील्ड इक्वल हो जाए, B1 बराबर B2। वैसे करके मैंने सॉल्व कर लिया है इसको, B1 की वैल्यू रख फॉर्मूला में, इस फॉर्मूले में डाल के, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में करा रहा हूँ आप लोग को सॉल्व। अब 9th क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ये आपसे क्या पूछ रहा है कि म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का, रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताइए। अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी इसको याद नहीं करेगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़ कोई भी इसको याद नहीं करेगा, रट लेते हैं बहुत लोग। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। अब देखिए आप F बराबर या E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या F ही लेके चलिए आप, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है, याद है कि नहीं याद है, होता है ना ये। अब देखिए अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बस यूनिट की बात करूं, इसको उधर ले जाऊं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, या खाली आप एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, 1/4 पाई Q1 Q2 बाई F R स्क्वायर। ऐसा सर्कल कर दिया मैंने, मतलब इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, यूनिट निकाल रहा हूँ। तो यूनिट बराबर क्या होगा, ऐसा सर्कल किया मैंने, मतलब यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी Q1 Q2, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन फोर्स का न्यूटन, और R स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब E की यूनिट क्या आ गई कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम लोग, कूलम्ब स्क्वायर N-1 M-2। ये आप लोग लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रही है, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट आपने निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट सर्कल करके लिखा है, मतलब मैंने यूनिट लिखा है। अब हम लोग को देखना है म्यू नॉट, तो B बराबर क्या होता है
म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, और इधर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया फॉर्मूला क्या होता है क्यू एम बटा आर स्क्वायर, इसी वाला फॉर्मूला आर स्क्वायर नहीं, एक मिनट नहीं, आर स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। क्यू एम का एक ही क्यू एम रहेगा। अगर आप लोग को फील्ड का कोई और फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप लोग कोई और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई ए, अभी जस्ट हम लोग जो यूज़ किए थे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब म्यू नॉट का यूनिट निकालना है तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई ए बी अपॉन आई। बात समझ आ रही है। अब देखिए ए क्या है लेंथ, अब इसकी यूनिट लिखना है हमको, तो सर्कल कर दिया, ए का मीटर, बी का टेस्ला, आई का एम्पियर, तो ये क्या हो गया एम, या ऐसे लिखते हैं टी एम पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। अब बता रहा हूँ और कैसे लिख सकते हैं। इसमें तो टेस्ला का क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप और एक काम कर सकते, टेस्ला को आप रिप्लेस, अच्छा यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए हम लोग अगर यहाँ से यूनिट लिखें म्यू नॉट बराबर 4 पाई बी आर स्क्वायर बाई क्यू एम, म्यू नॉट बराबर, ठीक है। तो अब अगर इसकी यूनिट मैं लिखने बोलूँ आपको, तो बी की यूनिट है टेस्ला, ठीक है, और आर स्क्वायर की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, और क्यू एम एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल कराइए, क्या आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब टेस्ला का इसमें क्या किया जाए, तो टेस्ला को रिप्लेस करते हैं। टेस्ला का मैंने आपको 3 यूनिट निकाल के बताया था मैग्नेटिक फील्ड का, एक हो गया टेस्ला, दूसरा हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर का भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तीसरा यूनिट न्यूटन के टर्म में, ताकि न्यूटन कैंसिल होने की कोशिश करे, तो न्यूटन के टर्म में। तो अब न्यूटन के टर्म में हम लोग कैसे निकालते थे, तो फिर से बता रहा हूँ, ई बराबर टेक्निक, ई बराबर एफ बाई क्यू, तो बी बराबर एफ बाई क्यू एम, ये पोल स्ट्रेंथ है। अब एफ की यूनिट क्या है न्यूटन, और क्यू एम एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर कैसे आता है, समझ आया एम्पियर मीटर कैसे आता है, तो एक और यूनिट क्या हो गई न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, ठीक है। एक और यूनिट इसकी मिल गई आपको, किसकी, टेस्ला की बस है ना, ये टेस्ला की है बस, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर कैसे आता है पता है ना, फिर से बता देता हूँ, अगर नहीं पता है आपको तो देख लीजिए फिर से। हम लोग क्या लिखते हैं, m बराबर 2L इंटू क्यू एम। एम का एक और फॉर्मूला होता है NIA करके बताया था, तो यहाँ से A क्या है NIA, I का एम्पियर, N तो नंबर है, A क्या है मीटर स्क्वायर एरिया। तो अब यहाँ आप लोग रखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर इंटू क्यू एम, तो यहाँ से आपको क्यू एम मिल जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, क्यू एम की वैल्यू मिल गई एम्पियर मीटर। तो ऐसे आप लोग यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये सब याद नहीं, और इतना लंबा नहीं लगेगा ना सॉल्व करने का, मैं इसलिए लंबा अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर पॉसिबल वे आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट का क्या आया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, टेस्ला के जगह पे क्या लिख देना है न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, अपॉन आप चाहें तो इसको पहले से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आप लिख दीजिए न्यूटन एम्पियर मीटर पर एम्पियर। टेस्ला की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी मैंने, मीटर खत्म, क्या हो गया न्यूटन A-2, ए ऊपर गया A-2 हो गया, तो मैं डायरेक्ट म्यू नॉट की जगह पे लिख रहा हूँ न्यूटन A-2 अपॉन अब
ई नॉट का क्या आया था आपका, ई नॉट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको एक काम कीजिए, सबको प्लस कीजिए, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन तो यहीं रहेगा, ये न्यूटन ऊपर गया तो न्यूटन के साथ न्यूटन स्क्वायर हो गया, ये सी को नीचे रहने दीजिए, मीटर ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। बात समझ आ रही है, मीटर स्क्वायर हो गया ऊपर जाके, और सी को नीचे रहने दीजिए, और ये एम्पियर स्क्वायर नीचे आ गया। बात समझ आ रही है, ये न्यूटन ऊपर जाके न्यूटन स्क्वायर हो गया, m-2 जाके m2 हो गया, a-2 नीचे आके a2 हो गया, पॉजिटिव कर दी, और c तो पॉजिटिव था ही। अब आप देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, या सीधा सा बात, सब खत्म, सारे स्क्वायर से रूट खत्म, इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, न्यूटन मीटर बाय कूलम्ब एम्पियर, पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, न्यूटन मीटर सी। अब आपको सोचना है कि न्यूटन मीटर क्या होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ क्या है न्यूटन, और ये क्या है मीटर, और ये क्या होता है वर्क की यूनिट जूल, माने जूल बराबर न्यूटन मीटर। तो इस न्यूटन मीटर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। ठीक है, अपॉन सी लिखिए 1/a। ठीक है, अब जूल पर कूलम क्या होता है, तो अब याद कीजिए V बराबर क्या होता है, W/Q, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट V, और W का जूल, और अपॉन Q चार्ज का C, तो जूल पर कूलम क्या होता है, पोटेंशियल होता है, वोल्ट होता है, तो जूल पर कूलम की जगह पे आप क्या लिख देंगे, वोल्ट लिख देंगे, तो वोल्ट इंटू 1/a। ठीक है, तो मतलब ये क्या आ गया, V/a आ गया। अब V/a क्या होता है, V क्या है, पोटेंशियल है, V क्या है, पोटेंशियल है, A क्या है, करंट का एम्पियर, तो V/I क्या होता है, R होता है, और R की यूनिट ओम। ठीक है, तो आंसर बी होगा ओम। जिन लोग को भी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, मैंने सारा पॉसिबल तरीका बता दिया कैसे कैसे होगा। अब जिनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो समझ चुके हैं, अब जिनको जो आसान रास्ता लगता है वो लगा लें। अब एप्सिलॉन नॉट निकालना है, सीधा सा बात कीजिए कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई F R स्क्वायर करके एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए। फिर ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है, जो फॉर्मूला याद है वो लगा दीजिए, μ0/4 पाई I A, यही वाला कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, इसका वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QM बटा R स्क्वायर, इसको भी लगा सकते हैं, जो जिसको आसान लगे। तो μ0 बराबर क्या आ गया, 4 पाई A इंटू B बटा I। अब इसका यूनिट आप लोग निकाल लीजिए, 4 पाई का तो कुछ यूनिट नहीं होगा, लेंथ का मीटर, B का टेस्ला अपॉन I। अब टेस्ला की यूनिट रख लीजिए, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वो भी रख सकते हैं, या फिर टेस्ला क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी रख सकते हैं। टेस्ला निकालने आता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर निकाल के भी दिखाया आप लोग को, आप वो भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है अपना, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। मतलब ये बोल रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ से उधर जा रहा है, तो इसके लंबवत मतलब परपेंडिकुलर दिशा में प्रवेश कर रहा है, परपेंडिकुलर दिशा में, तो इसका पथ क्या होगा। तो ये हम लोग पढ़े हैं पहले, ये हम लोग डिस्कस किए हैं, ऐसा कुछ बनाया था। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, बोर्ड में अंदर की तरफ जाता एरो का, इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब कि फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ जाता हुआ। अब इसमें अगर एक आप इसमें डालिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे, ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। हम लोग कैसे देखते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फील्ड का डायरेक्शन ये फील्ड का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर इसके मोशन का डायरेक्शन, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। ये जाना चाह रहा है इधर, ठीक है, ये जाना चाह रहा है इधर, फील्ड इधर है और ये ऊपर की तरफ इस पर डायरेक्शन लगेगा, तो ये कैसा घूम जाएगा, इधर जाना चाह रहा है, ठीक है, और फोर्स लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचा, ऐसे ही घूमते घूमते, ये बताया था, ये पढ़ाया था मैंने, इसीलिए आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल बना लेगा। तो कैसा पथ होगा उसका, पथ समझते हैं ना, उसका पाथ कैसा होगा, तो वृत्ताकार, मतलब सर्कुलर पाथ होगा इसका, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। v वेग से चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और चलते चलते ऐसे स्थान में प्रवेश करता है, ऐसे स्थान में प्रवेश करता है, स्थान मतलब ऐसे फील्ड में जा रहा है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ ऐसा चल रहा है इलेक्ट्रॉन, चलते चलते एक जगह ऐसे जाता है जहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। कैसे है, क्या पढ़ेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर दिशा में है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे है। इस स्थान में इस इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, ये देखिए, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर से अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो वो ना इधर जाएगा, इधर जा रहा था ना, इधर जा रहा था, उस पर फोर्स कैसा लगने लगा, ये देखिए इधर जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन इधर। एक मिनट, कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड, देखिए फील्ड किधर है, फील्ड ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब वर्टिकल, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा फील्ड है, फील्ड है ये हमारा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर रखिए, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा फोर्स, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर, तो इसमें किधर लग रहा है, ऐसा लगेगा फोर्स, ऐसा। बात समझ आ रही है, ऐसा, ये ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, फील्ड इधर है, ये फील्ड के डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर जो वो जा रहा है जिधर उसका मोशन है उस डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा। वो इधर जाना चाह रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच में ऐसा जाएगा। तो ऐसा करके घूम घूम के क्या बना लेगा, एक ये ऐसा घूम घूम के क्या बना लेगा, सर्कल बना लेगा। तो क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज तल में एक वृत्त। क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप छोड़ दिए ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसा घूमेगा। इसको मैंने डिस्कस किया था कैसे फोर्स लग रहा है, वो वीडियो जाके निकाल के देख लेंगे जिनको नहीं समझ आ रहा है। तो क्षैतिज तल में एक वृत्त मतलब सर्कल, यहाँ भी लिए थे सर्कुलर, यहाँ भी क्या लेंगे, सर्कल, एक वृत्त, सर्कल बन रहा है कहाँ, क्षैतिज तल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जिसमें वो चल रहा है ना उसी में बनाएगा, ठीक है। क्षैतिज तल मतलब हॉरिजॉन्टल। अब देखिए m द्रव्यमान का एक कण, ये तो पूरा ही थ्योरी है जो पढ़ाया था मैंने। m द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश q है, मतलब चार्ज q है, द्रव्यमान मतलब मास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से प्रवेश करता है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, QVB साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि लंबवत है, परपेंडिकुलर, तो ये 1 हो जाएगा, तो साइन 90 हटा दीजिए, QVB साइन थीटा होता है ना, ये फोर्स। अब इस फोर्स के कारण क्या है, ये ऐसा ऐसा घूमने लगता है। ये बना के बताया था मैंने आपको, थ्योरी में पढ़ाया था अच्छे से, बार बार वही सब चीज़ पढ़ाना ठीक नहीं, पढ़ा चुका हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गया ऐसा, इसमें घूमने लगा, ठीक है, इस प्लेन में घूमने लगा। तो घूम रहा है, तो अब इसमें क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स किसका काम कर रहा है, इसको घूम, यही फोर्स इसको घुमाने का काम कर रहा है। तो जो फोर्स घुमाने का काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। अब एक v से एक v कैंसल, तो r इज क्या हो गया, mv/qb, mv/qb। तो mv/qb ये हो गया d। इसको जिनका ठीक नहीं है इसको जाके अच्छे से देख लेंगे।
मैंने पढ़ाया था, एक झलक दे देता हूँ बस कैसे पढ़ाया था। यहाँ मान लीजिए बोर्ड के अंदर जाता हुआ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समान चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी v से प्रवेश करता है, एंटर करता है, ठीक है, एंटर किया, इसमें घुसा, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की यूज़ कीजिए। ये क्या बताता था, b फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या बताता था, v जो चार्ज आपका जा रहा है, और ये क्या बताता है, उस पर फोर्स जो लग रहा है। तो अब आप देखिए, ये फील्ड अंदर की तरफ और ये जाना चाह रहा है इधर, लेकिन इस पर किधर फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। बात समझ आ रही, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फील्ड अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, इसका मोशन इधर, तो फोर्स अंगूठा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही है। तो वो इधर भी जाने की कोशिश, इधर तो जा ही रहा है v वेलोसिटी से, अब इधर भी जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होता है, ना इधर जाता है ना इधर जाता है, बीच में ऐसा चला जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचा, फिर आप वही देखेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है। बात समझ आई। फिर आप लगा दीजिए ऐसा, तो इसे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाइए अब इसको इधर। बात समझ आ रही है ना। अगर ये हमारा अब इधर घूमने की कोशिश कर रहा है, v वेलोसिटी से ऐसा जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा रखिए, तो अब इसमें फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो ये दोनों के बीच में जाता है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही कर करके इलेक्ट्रॉन घूम के एक वृत्त बना लेता है, सर्कल बना लेता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। ये थ्योरी मैंने पढ़ाया है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए अब आगे, तो क्या सीखे यहाँ पे आप लोग कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे एंटर करता है, तो वो एक वृत्ताकार पथ में, माने सर्कुलर पाथ में वो घूमने लगेगा। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। इसकी थ्योरी मैंने अच्छे से समझाई। एक लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय होता है फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता मतलब परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है, याद रखेंगे, लेस देन 1। ठीक है, पढ़ाया था ना, म्यू बराबर b/h, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, ओके, 18 हो गया, इसको मिटा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गमन करता है। इसका मतलब मैं इंग्लिश में समझा दूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर b/2 रह जाती है। ठीक है, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b से घट के b/2 हो जाता है। पथ की प्रारंभिक त्रिज्या r का मान अब क्या हो जाएगा, जो रेडियस था वो क्या हो जाएगा। तो अभी आप लोग को कराया था कि हमारा जो भी अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है एक सर्कल बना लेगा। ठीक है, पर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। और फोर्स कितना होगा, QVB sin 90, तो sin 90 तो 1 हो जाता है, इज इक्वल टू, अब सर्कल में जो घूम रहा है उसके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर होगा mv²/r। v से एक v कैंसल, तो यहां से आपको क्या मिला, r बराबर mv/qb। ठीक है, ये r की वैल्यू है। अब नया r निकालिए, क्या होगा, v इतना ही है ना, v/qb अब क्या हो गया है, b/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2mv/qb। तो देखिए रेडियस, पहले वाले रेडियस का क्या होगा, पहले वाला रेडियस ये था,
ये था, इसका 2 गुना हो गया नया रेडियस। कब? जब आप फील्ड आधा कर दिए हैं। जब आप फील्ड आधा कर दिए हैं तो रेडियस क्या हो गया है? बढ़कर 2 गुना हो गया है रेडियस। ठीक है, 2 गुना हो गया पहले के रेडियस का, ये आ गया ना 2 गुना। ये r था तो मतलब 2 × r। ऐसा पता रहना चाहिए, कभी भी खोल दो, याद नहीं है फॉर्मूला, पूरा खोल दो, पूरा पेज खोल दो उसका। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, 2r हो जाएगा बढ़ के। ठीक, अब देखिए ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल का वेग 2 गुना कर दिया जाए, मतलब वेलोसिटी, नया वेलोसिटी डबल कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए, b नया फील्ड क्या कर दिया जाए? b/2 कर दिया जाए, तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या होगी। रेडियस पूछ रहा है। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, बोलता है इफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। ठीक है, अगर वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 2 गुना कर दिया जाए, 2v कर दिया जाए, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मान आधा कर दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड b/2 कर दिया जाए, तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या होगी। रेडियस बताना है। फिर से वही वाला फॉर्मूला QVB बराबर, मैं बार बार ऐसे ही नहीं याद है, ठीक है, निकालेंगे। QV 2 मिनट लगता है ना, इसमें कोई टाइम नहीं। QVB/mv²/r, एक v से एक v कैंसल, r = mv/qb। अब देखिए यहाँ देखिए, तो नया रेडियस r' बराबर mv', v चेंज हो रहा है, अपॉन qb', b भी चेंज हो रहा है। अब देखिए m को m रहने दीजिए, v' क्या रखें आप? डबल 2v q, और ये b को क्या रख दिए? b/2। अब ये 2 जाके ऊपर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 mv/qb। अब ये mv/qb क्या था? r था, मतलब ये क्या आ गया? 4r, मतलब 4 गुनी हो जाएगी उसकी रेडियस, त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन एकदम आ सकता है, जो पढ़ा है उसके लिए नॉर्मल है, जो नहीं पढ़ा है उस बाउंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, यानी यदि उनके परिक्रमण काल का काल क्रमशः t1 तथा t2 है। अब अगर परिक्रमण काल नहीं पता है तो सिंपल लग रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, परिक्रमण काल क्या होना चाहिए? t1 2 टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये बोल क्या रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ को समझे कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन है अपने पास, प्रोटॉन है, और फिर अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन में चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है? अगर लिख लूँ मैं QP, तो ये होता है +E, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है? +2E। ठीक है, अब दूसरा कि मास ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए mp है या m है मान लीजिए। ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना होता है। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो मैं बार बार लिख के आप लोग को याद करा दूंगा। देखिए पहले फिर रेडियस निकालते हैं। QVB बराबर mv²/r, एक v से एक v कैंसल, तो यहाँ से क्या मिल जाता है हम लोग को? r बराबर mv/qb। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम। तो देखिए वेलोसिटी बराबर, या जो भी ले लीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है। तो टाइम पीरियड अब हमको निकालना है। अब डिस्टेंस क्या होगा? तो हम लोग को पता है टाइम पीरियड किसके लिए होता है? एक चक्कर के लिए। यहाँ से अगर स्टार्ट किए तो यहीं पे आ गए एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस हुआ? इसका जितना परिधि है, माने सरकमफेरेंस,
2πr, ये सब करके दिखाया था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन दोबारा आप लोग का रिवाइज हो जाए। तो ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस परिधि बटा स्पीड या वेलोसिटी। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr, एक सेकेंड, सरकमफेरेंस क्या हो गया 2πr, वेलोसिटी क्या हो गया v। अब r की वैल्यू आप यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/v इंटू आर की वैल्यू क्या है mv/qb, v खत्म, क्या आ गया ये 2πm/qb। ठीक है, समझ आया। अब आगे बनाते हैं इसको मैं मिटाल देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया T बराबर। अब हमको निकालना है T1/T2। T1 किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो मैं लिख देता हूँ Tp/T अल्फा, याद रहने के लिए। अब ये सब नोट किया जाए तो अब देखिए 2π मास ऑफ प्रोटॉन, 2π मास ऑफ प्रोटॉन बटा चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू बी, फील्ड तो सेम है, अपॉन फिर अल्फा पार्टिकल का 2π मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू बी इज इक्वल टू, ये समझ आ रहा है, इसी फॉर्मूले में बस बी तो सेम है, 2π भी चेंज नहीं होगा, बस क्यू और एम चेंज हो रहा है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम लोग एम ही लिख देते हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बोल दिया मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन को एम ही रहने देते हैं। चार्ज कितना है इस पे, ई है, फील्ड क्या है, बी है, अपॉन 2π मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 mp लिख दिया, m अल्फा के बराबर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है +2e, तो 2e आप लिखिए। ठीक है, और फिर b का b। अब देखिए यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, एक सेकेंड, ये 2π कैंसिल, e और e कैंसिल, mp और mp कैंसिल, ठीक है, b और b कैंसिल, क्या बचा 4/2, इससे आप कैंसिल कराएंगे 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 1/2, तो T1/T2 बराबर 1/2, आंसर सी, T1/T2 बराबर 1/2, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना सारा करने की जरूरत नहीं, जिनको याद रहेगा तुरंत कर लेंगे और जिनको नहीं याद रहेगा वो भी जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर 30 डिग्री कोण पर 30 डिग्री एंगल पर प्रवेश करता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी में कि अगर पैरेलल में अगर इधर फील्ड है और इधर ही आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। फिर दूसरा क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, पाथ कैसा रहता है, सीधा चला जाता है ना। दूसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये हमारा फील्ड है, अभी इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, बोर्ड में अंदर की तरफ जाता है वो और इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे इसके परपेंडिकुलर, तब ये गोल गोल घूमने लगता है। ठीक, तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था, थर्ड केस, ये सेकंड केस था, कि अगर मान लीजिए कि फील्ड से कुछ एंगल पे आ रहा है, फील्ड के साथ कुछ ही, मान लीजिए इधर फील्ड है या अंदर की तरफ फील्ड है या ऊपर की तरफ फील्ड है, उस पर कुछ एंगल के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरी में पढ़ाया था मैंने, ये हेलिकल पाथ बनाता है, हेलिकल पाथ, ये समझा चुका हूं मैं, हेलिकल पाथ बनाता है ये। ठीक है, हेलिकल पाथ को क्या बोलते हैं, कुंडलिनित्व, कुंडलीनिवत, जो भी थोड़ा हिंदी मेरा वो है, कुंडलीनिवत मतलब हेलिकल पाथ में। ठीक है, ऐसा 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 जाएगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल पे छोड़िएगा आप चार्ज को, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा हेलिकल पाथ बनाएगा। ये सब आप लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है, ये 22 था आपका, समझ आ रहा है ना। ये दूसरा केस था, पहला केस में तो 0 हो जाता है जिधर फील्ड है,
जिधर फील्ड है उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आता था, तो यहाँ पे 0 होता था। क्या 0 होता था? इस पे फोर्स जो लगता था वो 0 था। फोर्स बराबर क्या होता था? F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहाँ थीटा 0 रख दीजिए, या अगर ऐसा आ रहा है 180 तो भी 0 होगा, तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये सीधा निकल जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स लगेगा कुछ, इसको समझा चुका हूँ, गोल गोल घूमने लगेगा, और यहाँ भी गोल गोल घूमेगा ऐसे, लेकिन हेलिकल पाथ बनाएगा। बात समझ आ रही? ये कब होता है? जब कुछ एंगल रहे, बी के साथ कुछ एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब। ये मान लीजिए यहाँ बी है, इसके साथ कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी, तो ये कैसा बनेगा? हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, स्पाइरल टाइप, है ना, कुंडली निवत। ओके, तो ये 22 हो गया। इसमें अगर आप लोग थ्योरी को ध्यान से पढ़े हैं ना, एकदम फील करके, और साथ में बुक भी देखे हैं आप लोग, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग इस टाइप का बना लेंगे। अब देखिए, दो समांतर तारों में यदि धारा एक ही दिशा में बह रही है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि किस रीजन से आकर्षित करते हैं? अब आप देखिए, ये दो वायर हम लोग लिए थे, समानांतर वायर, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो इसके कारण फील्ड कैसे बनेगा? इसको मान लीजिए आप I1 है, ये I2 है, तो इसके कारण फील्ड कैसा बनेगा? I2 करंट के कारण ऐसा फील्ड बनेगा। तो इस फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब देखिए, ये फील्ड कैसा है? ऐसा बाहर की तरफ निकलता हो, यहाँ पे इस कंडक्टर पे, ये B2 ले लीजिए, ये पढ़ा चुका हूँ, बाहर की तरफ निकलता हो। अब यहाँ पे फोर्स देखना है, तो फोर्स देखने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें आप क्या करते हैं? फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन आप बाहर की तरफ कीजिए। ये फील्ड का डायरेक्शन बताइए, देखिए ये ऐसा कुछ रखा हुआ है, ये घूम के आ रहा है फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहा है। बात समझ आ रही? ऐसा घूम रहा है, ये करंट का डायरेक्शन, ऐसा उंगली घुमाइए, ये फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पे एक दूसरा वायर रखा हुआ है, तो इसके फील्ड में हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, इसके फील्ड के कारण इसमें, तो इसमें करंट कैसा जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे फील्ड कैसा है? बाहर की तरफ निकलता हुआ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको बाहर की तरफ आप रखिए, FBI। F मतलब फोर्स, B मतलब फील्ड, I मतलब करंट। I किधर है? ऊपर है, और फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? इसमें अंदर की तरफ, तो यहाँ पे फोर्स लगा ऐसा अंदर की तरफ। ठीक है, ये F1 लगा। अब वैसे ही हम लोग इस दूसरे वाले का सर्कल बनाएंगे, इसका फील्ड, इस वायर का फील्ड ऐसा होगा, तो इसमें फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ जाता हो। ये देखिए, करंट ऐसा जा रहा है, ये ऐसा घुमा है, तो इस वायर में कैसा मिलेगा? ये ऐसा अंदर की तरफ जाता हो, यहाँ पे मिला B1 अंदर की तरफ जाता हुआ। अब फिर यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, ये उंगली अंदर की तरफ जाता हुआ, करंट ऊपर, तो अंगूठा आपका क्या दिखा रहा है? फोर्स का डायरेक्शन। तो ये फोर्स क्या लगेगा? F2 लगेगा। तो एक फोर्स इधर, एक इधर, इसका फोर्स इधर, इसका इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा क्या लिखेंगे? क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, वो रीजन मैंने बता दिया। एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं, उसने पहले ही बता। क्यों आकर्षित करता है? तो ये फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, तो मैग्नेटिक फोर्स, तो उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ आई? दो समांतर मतलब पैरेलल तार मतलब वायर में यदि इफ धारा करंट एक ही दिशा में बह रही हो, करंट एक ही डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात थी। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये इतना एक ही टॉपिक का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का मतलब क्या है? एक सेकेंड। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले फोर्स तो देख लें। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी, जो जस्ट मैंने जो बनाया था ना अभी, ये ऐसे करके, तो इसमें मैंने फोर्स लिखाया था। फोर्स निकाल के आप लोगों को बताया था, क्या था? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई
इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या था, फोर्स था। अब फोर्स पर यूनिट, एक सेकेंड, इंटू एल वायर का लंबाई, ठीक है, इंटू एल भी था वायर की लंबाई, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाते हैं। अब या तो अट्रैक्शन का हो सकता है, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन का फोर्स होगा, दूर भगाएगा। तो F बाई एल, अब आप F की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो म्यू नॉट I1 म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू एल अपॉन एल, एल खत्म, कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R। अब देखिए ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन म्यू नॉट बाई 2 पाई के फॉर्म में नहीं। तो म्यू नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 2 पाई, फिर I1 I2 बाई R। बात समझ आ रही है, I1 I2 बाई R। अब पाई से पाई खत्म, 2 2 जा, तो ये क्या आ गया, तो 10 टू पावर -7, 2 बचा, 2 I1 I2 बाई R। I1 I2 क्या है, उनके बीच का करंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, 10 टू पावर -7, 2 I1 I2 बाई R। देखिए ये सब एकदम बेसिक बोलेंगे, लेकिन फिर करेक्शन, बेसिक किनके लिए, जो ये सब अच्छे से पढ़े हैं ना। आप लोग को भी फील हो रहा होगा क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं, बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। गतिमान मतलब मोशन में रहे, क्वेश्चन मैंने शायद इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, तो देख लेंगे आप लोग इसको। यदि 2 अल्फा कणों मतलब 2 अल्फा पार्टिकल के 2 पुंज मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रीम, ठीक है, या बीम, ठीक है, एक ही दिशा में परस्पर समानांतर गतिमान है। मतलब 2 अल्फा पार्टिकल का, जो भी अल्फा पार्टिकल है ऐसे, ये इसका स्ट्रीम इधर जा रहा है, एक दूसरा अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम, पूरा स्ट्रीम पुंज इधर जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल के पास कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये पास समानांतर जा रहा है। तो पॉजिटिव जिधर जाता है उधर ही क्या रहता है, करंट का डायरेक्शन। बात समझ आ रही है। तो मतलब ये करंट कैरिंग वायर जैसा काम करेगा, जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे वायर वाला, वैसा काम करेगा। तो बोलता है क्या, परस्पर समानांतर गतिमान है, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे। तो अब देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लिख रहा हूं यहां, अट्रैक्ट्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, फिर रिपेल करेगा, रिपेल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो जलवा किसका रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। क्यों दूर भगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। तो ज्यादा मजबूत कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसकी चलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। बात समझ आ रही है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर भगाने। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, मान लीजिए 2 है समझने के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम चार्ज को दूर भगाने की कोशिश करेगा। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा स्ट्रांग ये है तो इसकी चलेगी। अगर ये 2 था, अगर ये 2 फोर्स लगा रहा है तो ये कितना लगाएगा, 5। तो ओवरऑल क्या होगा, रिपेल करेगा। तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। बात समझ आ रही है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं,
ये लंबवत चलने वाला तो कोई रोल नहीं है, आपस में कोई बल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपस में आकर्षित करते हैं, आकर्षित तो नहीं होगा, बता दिया मैंने। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ देखिए यहाँ पे कंडक्टर जैसा हम लोग मान रहे हैं करंट जा रहा है, लेकिन कंडक्टर है नहीं ये, है ना, ये कंडक्टर है नहीं, ये बस अल्फा पार्टिकल का मतलब पॉजिटिव चार्ज का बीम है, समझ आ रहा है, स्ट्रीम है, बीम है, बस ये है, समझ आ रहा है। तो ये आकर्षित तो करेगा नहीं, कंडक्टर है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन आकर्षित करने का वैल्यू कम है, ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसीलिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। अब ये और ये बच गया, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, 50-50 कर दिया, है ना, केबीसी खेल रहे हैं हम लोग। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माने दूर भगाते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं, आपस में आकर्षित नहीं करें क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फोर्स रहता है, ठीक है। एक आवेशित कण को अस्थाई व एक समान, अब दूसरा क्वेश्चन, एक आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल को अस्थाई एवं एक समान, इसको मिटा देता हूं, अस्थाई एवं एक समान वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को हम लेते हैं किसी अस्थाई माने स्टेबल और एक समान माने एक जैसा, विद्युत माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, नीला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप यहां पे एक चार्ज पार्टिकल ला के रख रहे हैं, मान लिया पॉजिटिव चार्ज ही रख रहे हैं हम यहां, कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए, अब चार्ज तो रुका हुआ है, ठीक है, कहानी समझिए, अभी चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जब घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तभी तो फोर्स लगाता है, अभी कोई रोल नहीं है। अब क्या हुआ कि इस पॉजिटिव को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, मतलब इधर कोई क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव होगा इधर, तो इस पॉजिटिव को दूर भगाने लगेगा ये, मतलब ये बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, विराम अवस्था में माने रेस्ट में एक चार्ज को छोड़ दिया जाता है, कण की गति, कण कैसा गति करेगा, पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, ये पूछ रहा है, रेस्ट में लाके हम इसमें रख दिए। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर भगाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा पॉजिटिव चार्ज को, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भगाएगा। तो अभी तक तो चार्ज चल रहा, रुका हुआ था, अब चार्ज चलने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर भगाएगा, चार्ज चलने लगा, चार्ज चलने लगा, चार्ज चलने लगा, बात समझ आ रही। तो अब सवाल ये है कि सर पहले जब रुका हुआ था तब तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं था उसमें, क्योंकि रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो अब जब चार्ज मूव करने लगा है तो अब क्या मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, हाँ लगाएगा, चलिए लगाएगा, कितना लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा QVB साइन थीटा, चलिए QVB जो भी हो, थीटा यहां कितना है, थीटा बराबर 0, बात समझ आ रही है, थीटा बराबर 0। तो ये पहला वाला केस आ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, जिधर जिधर आपका चार्ज जा रहा है उधर ही फील्ड है, तो यहां थीटा 0 रख देंगे तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, थीटा 0 डिग्री रखिए, फोर्स आ गया कितना, 0, बात समझ आ रही है, फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या करेगा ये चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है, 0 फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चार्ज चलना शुरू कर दिया, कौन चलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सीधा ऐसा चलते हुए निकल जाएगा, सीधा चलने लगेगा, बात समझ आ रही है, सीधा चलने लगेगा। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, अब इसमें और क्या क्वेश्चन कराऊं, इतना इनफ है। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है, वो ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहे हैं या 2 इलेक्ट्रॉन पुंज जा रहे हैं, ऐसे स्ट्रीम जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।